हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो रिवर द्वारा कुछ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होते हैं। कोई नदी अपने जिस स्थान से वो निकलती है और जहाँ वो किसी सागर या समुद्र या किसी बेसिन में चली मिल जाती है, वहाँ से उसके उद्गम से लेकर उससे उसके विलय तक का जो एक आकार बनता है, इट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज पैटर्न। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। It should be understandable that most of the contents in these slides are compiled from others. So the credit goes to the original creators, not me. I'm just presenting those contents to you. So these are my contents. At first introduction, then controlling factors for morphometry, then drainage pattern, classification for drainage pattern, and classification for streams. Then based on the classification, there are two types of drainage pattern, accordant and discordant. After that, I have enlisted my references. So on what things the drainage morphometry depends on? ड्रेनेज जैसे रिवर बना है, ठीक। रिवर कुछ एक जगह से निकला, उसके बाद वो किस तरह के एरिया से मूव कर रहा है, अगर वो हार्ड रॉक से मूव कर रहा है या सॉफ्ट रॉक से मूव कर रहा है या अंडुलेटरी एरिया से मूव कर रहा है या फॉल्टेड ज्वाइंट अनकन्फर्मिटी, ये सभी किस तरह के एरिया से मूव कर रहा है उसका उसके पैटर्न से वो शो होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं एक रिवर के साइकिल की, तो क्या होता है, जो उसका यंगर स्टेज होता है वहाँ वो वी शेप्ड वैली बनाता है। क्यों वहाँ वी शेप्ड वैली बनाता है? क्योंकि वहाँ वो उसमें फोर्स ज़्यादा है और उसका वाटर का वॉल्यूम कम है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने लोअर कोर्स में आता है, मैच्योर स्टेज या फाइनल स्टेज, तो वहाँ वो यू शेप्ड वैली बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वाटर ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई, बट द स्ट्रीम पावर और स्ट्रीम ग्रेडियंट इज लो। सो इस तरह से वो पहले साइनोस रिवर बनाता है, फिर अनास्टामोजिन कंडीशन फॉर्म करता है। तो इस तरह से अलग अलग रिवर का कंडीशन फॉर्म करता है। तो उसी तरीके से अगर रिवर में कितनी मात्रा में पानी है, या फिर वो किस समय बह रहा है, या फिर वो किस एरिया से मूव कर रहा है, ये सभी चीज़ें रिवर पैटर्न को डिसाइड करती हैं। तो व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न? जैसा मैंने बताया कि किस तरीके का बना रहा है। मान लो अगर एक पॉइंट से वो बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक, तो वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहलाएगा। अगर वो एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहलाएगा। उसी तरह से अगर वो उसका आकार पेड़ के टहनियों जैसा होगा तो उसको हम डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। एक ड्रेनेज बेसिन वो कहलाता है कि रिवर रिवर के साथ जो सारी ट्रिब्यूटरीज हुई या डिस्ट्रीब्यूटरीज हुई, तो वो सभी उसका एक पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन कहलाए। जैसे मान लो यदि गंगा नदी है तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ठीक। लेकिन सिर्फ गंगा नदी हिमालय से नहीं निकलती है, उसकी उसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो वो सभी ड्रेनेज बेसिन के अंतर्गत कहलाएगा। वो पूरा एरिया जो हुआ, इट इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा। इसीलिए ना हम लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी के प्लेन को क्या बोलते हैं कि गंजेटिक प्लेन। ये बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन ऑफ। उसके बाद वाटर सेट। तो जिस टोटल एरिया का वाटर किसी रिवर में कलेक्ट हो रहा है तो वो उसका वाटर सेट कहलाएगा। और कैचमेंट एरिया क्या होता है, तो एक पार्टिकुलर स्ट्रीम्स
जितने एरिया का आइदर सरफेस रन ऑफ या अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट कर रहा हो वो उसका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। ये जो लाइन शो कर रहा है ये लाइन इसका वाटर सेट शो कर रहा है और ये जो पार्टिकुलर एरिया है दैट इज अ कैचमेंट एरिया for this particular streams. It is the main stream and these are the tributaries. We will learn what is the order. These are the first order and after that it again second third order. What are the controlling factors for basin morphometry? तो स्टेलर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें स्ट्रीम के ऑर्डर को बताया गया है और स्रेफ द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है दैट शोज द स्ट्रीम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ क्या हुआ कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिवर जब मैच किया तो वो कॉन्फ्लुएंस के बाद सेकेंड ऑर्डर का बन गया। उसी तरह से जब दो सेकेंड ऑर्डर के रिवर एक दूसरे के साथ मिले तो वो थर्ड ऑर्डर का स्ट्रीम फॉर्म किया। अगर थर्ड ऑर्डर के स्ट्रीम में कोई फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रीम मैच कर रहा है तो फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर के स्ट्रीम से बना हुआ है। अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो थर्ड ऑर्डर ही कहलाएगा। हालांकि उसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, यही इस क्लासिफिकेशन की कमी थी जो कि श्रेय क्लासिफिकेशन में नहीं है। श्रेय क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जब फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रीम मैच कर रहा है तो वो सेकेंड मैग्नीट्यूड का स्ट्रीम फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड देन 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से जो ये स्ट्रीम ऑर्डर था वो 3 था, लेकिन यहाँ स्ट्रीम मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 9 हो गया। उसी तरह से ड्रेनेज डेंसिटी क्या हुआ, तो एक पार्टिकुलर एरिया में कितने स्ट्रीम्स एक साथ फ्लो कर रहे हैं, ये ड्रेनेज डेंसिटी कहलाता है। बाइफर्केशन रेशियो क्या होता है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द वैलीज फॉर ए गिवन ऑर्डर। मतलब जैसे एक नंबर ऑर्डर के लिए, तो एक नंबर ऑर्डर के लिए कितने वैलीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। टू द नंबर ऑफ वैलीज इन द नेक्स्ट हायर ऑर्डर। तो अब दो नंबर, एक से ज़्यादा दो हो गया, दो के लिए कौन कौन से वैल्यू हैं, 1 2 3 4, तो 9/4 इज इक्वल टू द बाइफर्केशन रेशियो। उसी तरह से लेंथ रेशियो, तो द एवरेज लेंथ ऑफ वैली ऑफ ए गिवन ऑर्डर, यानी एक नंबर ऑर्डर के लिए एवरेज लेंथ, मान लो 1 किलोमीटर एवरेज लेंथ है, ठीक। तो एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर, यानी दो के लिए मान लो 1.5 है, तो 1/1.5 ये हो गया लेंथ रेशियो। सो व्हाट आर द कंडीशंस which controls the drainage pattern? इसमें ये सारे कंडीशंस हैं, जैसे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, यानी एक रिवर कितने दिनों से मूव कर रहा है, कितने दिनों से वो अनवरत तरीके से चलता जा रहा है। जैसे गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ जो है वो हिमालय के साथ फॉर्म की थी, तो इनका जो ड्रेनेज पैटर्न है उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर यही कोई बरसाती नदी होती जो कुछ दिनों पहले फॉर्म की थी तो उसका ड्रेनेज पैटर्न अलग होगा, उनमें उतनी ज़्यादा गहराई की वैलीज नहीं होंगे, तो वो सभी भी ड्रेनेज पैटर्न को कंट्रोल करता है। देन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। सो इफ इट्स ए हार्ड रॉक or it's a soft rock. Hard rock will be not easily eroded by the rivers, but soft rock will be easily eroded by the rivers. This will give a distinct morphological pattern for both types of rivers. One which is passing through a soft rock and another one which is passing through a hard rock. Beside this, the topography also controls the drainage pattern. किस तरह का टोपोग्राफी, मान लो अगर वो
एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर है। तो डोम टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि उसका जो ऊपर वाला पैटर्न है उस पर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद फिर वो कहीं जहाँ उसको स्लोप मिला वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से वो एनुलर टाइप का पैटर्न बनाएगा। अगर वो वोल्केनो टाइप का है तो वोल्केनो टाइप का वो सीधा नीचे की ओर मूव कर जाएगा, तो इस तरह से वो रेडियल टाइप का बनेगा। अगर कहीं फॉल्ट होल ये सभी चीज़ें हैं तो वो अलग तरह का पैटर्न बनेगा। तो टोपोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन स्लोप, अब देख लो यहाँ स्लोप है, कॉन्वेक्स स्लोप। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक कॉन्वेक्स स्लोप पर नदियाँ चारों साइड मूव कर रही हैं। उसी तरह से एक स्ट्रेट और पैरेलल स्लोप पर पैरेलल स्ट्रीमलेट्स फॉर्म कर रहे हैं, और एक कॉन्केव स्लोप पर इस तरह से डेंड्रिटिक टाइप का ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है। The amount of water flowing also controls the drainage pattern। मान लो अगर कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मूव कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा जगह कवर करेगा, और अगर वो छोटे छोटे स्ट्रीमलेट्स मूव कर रहे हैं तो स्ट्रीमलेट्स क्या आएगा, एक छोटा छोटा गली टाइप का बना करके कहीं जा करके एक बड़े रिवर में मैच कर जाएगा। तो उस तरह के पैटर्न को अलग कहेंगे, वो छोटे छोटे ब्रांच टाइप के बनाएंगे, और जो बड़े रिवर्स हैं वो एक मोटा लकीर जैसा मूव करेगा। द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, यानी कितने इंटरवल में फ्लो हो रहा है। जो हिमालय नदियाँ निकलती हैं वो रेगुलर फ्लो करती हैं, कुछ जो होती हैं वो बरसाती होती हैं। बरसाती हुआ, अच्छा ऐसा बारिश हुआ तो बारिश का पानी उसमें जमा नदियों और वो तो जो कर रहा है वो हो जाएगा या जो एक टाइम इंटरवल पर रुक कर रहा है। निश्चित सी बात है, जो मूव कर रहा है उसका जो पैटर्न होगा वो भी पूरी तरह से इफेक्टिव होगा। तो द पीरियोडिसिटी also depends the drainage pattern, controls drainage patterns. Then classification of drainage on the basis of relation topography and geography. The drainage can be divided into two types. One is accordant, another one is discordant. Accordant drainage pattern is also known as concordant drainage pattern. तो अकॉर्डिंग कॉन्कॉर्डेंट, अकॉर्डेंट यानी अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग से आप समझ सकते हैं, मतलब जैसे उसका बालाजी है या उसका स्लोप है वो उस अनुसार मूव है, वो रिजिड नहीं है कि हमको अपने पास तक बनाना है, वो जैसा उसको मिला के अनुसार बन गया। इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को कहते हैं। लेकिन यहाँ ड्रेनेज पैटर्न जियोग्राफी, टोपोग्राफी, स्लोप ये सभी के साथ मैच ना करें, उस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो अकॉर्डेंट के एग्जाम्पल हैं, जैसे डेंड्रिटिक, पैरेलल, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडियल, रिरेंज्ड, एंगुलर, एंड ये सारे एग्जाम्पल डिस्कॉर्डेंट के एग्जाम्पल हैं। एंटीसीडेंट, सुपरइम्पोज्ड एंड एंटीपोजिशन। यहाँ देख सकते हैं कि एक वोल्केनिक रॉक है, उसके चारों ओर नदियाँ मूव कर रही हैं। तो ये हो गया, चूंकि वोल्केनो के स्लोप के साथ रिवर्स मूव कर रहे हैं तो ये अकॉर्डेंट का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन यहाँ एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ अपलिफ्टमेंट होने के बाद भी नदी अपनी दिशा नहीं चेंज की, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उसी डायरेक्शन में अभी भी मूव कर रही है। बेस्ड ऑन द फ्लो डायरेक्शन और how it is flowing in relation with the topography and geology, streams can be divided into several types, mainly 5 types. One that is in pink color, these are the called as consequent streams. These are the main streams which flow according to the topography. तो ये हुआ consequent streams, and
दीज आर द सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स, जो कि जिसका डायरेक्शन भी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम की तरफ ही हो लेकिन वो बाद में फॉर्म किया हो, तो वो सबसिक्वेंट स्ट्रीम कहलाता है। रिसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होता है कि वो सबसिक्वेंट स्ट्रीम का ट्रिब्यूटरीज होता है, जबकि ये ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। मेन जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स मूव करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनका भी पानी इसी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में मैच करता है, इसीलिए वो ऑब्सिक्वेंट के अंतर्गत आते हैं। और ये लास्ट पांचवा एग्जाम्पल जो है इनसेक्वेंट स्ट्रीम्स, यानी इसमें वो रिवर्स आते हैं, वो स्ट्रीम्स आएंगे जो कि टोपोग्राफी और जियोलॉजी के साथ जिनका रिलेशन ना हो। यानी टोपोग्राफी अगर उसका जो स्लोप है वो नॉर्थ की ओर है, लेकिन नदी जो है वो साउथ की ओर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि नदी जो है वो उससे पहले से प्रेजेंट था जब टोपोग्राफी और स्लोप बनना शुरू किया, तो वो जब मूव कर रहा था और साथ में उसमें अपलिफ्टमेंट हो रहा था, वो उसको इरोड करते हुए चला गया। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज पैटर्न के एग्जाम्पल्स, जैसे डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो डेंड्रिटिक नाम कैसे पड़ा? डेंड्रिटिक यानी ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। तो एक पेड़ के शाखाएं जैसे जैसे मूव करती हैं तो नदियां भी उसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो वो ड्रेनेज पैटर्न डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहलाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ का जड़ है और ये पेड़ की शाखाएं हैं, बस पत्तियां लगना बाकी है। तो ये इसका जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है? हार्ड टेरेन में जहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, उस तरह के टेरेन में इसका डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा रिवर। जिस एरिया में ज़्यादा मेनली फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स, वहाँ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करता है। क्यों? देखिए ये फॉल्ट है, ठीक, यहाँ जॉइंट्स हैं, तो इसके सहारे रिवर यहाँ आया। यहाँ पर मान लीजिए कम जॉइंट स्पेसिंग जो होगा वो कम होगा, तो ये क्या हुआ, इस ओर का डायरेक्शन ले लिया और इस डायरेक्शन में इधर मूव कर गया। तो इस तरह का जो पैटर्न वो फॉर्म कर रहा है, इस तरह के पैटर्न क्या होगा, एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसका एग्जांपल है कोलोराडो रिवर इन यूएसए एंड सम स्ट्रीम्स फाउंडेड विद द माउंटेन्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न? मान लीजिए कहीं फोल्डिंग हुआ, तो क्या हुआ, इस तरह से फोल्डिंग हुआ और इधर की नदियां इधर मूव करेगी और इधर की नदियां इधर मूव करेगी। उसी तरह से इधर की नदियां इधर मूव की, इधर की नदियां इधर मूव की, इधर की नदियां इधर और इधर की नदियां इधर। तो उसके बाद वो वैली के साथ आगे की ओर मूव करेंगी। इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न कहलाएगा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या हुआ, यानी ये इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न अगर हमको कहीं देखने को मिलता है तो वो इस चीज को शो करेगा कि जो एरिया है वो मेनली फोल्डेड एरिया है, वहाँ बहुत सारे सेवरल रिजेज हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ियों का समूह है। मे बी वहाँ 2-3 एपिसोड ऑफ थ्रस्टिंग हुआ था जिसके कारण सेवरल रिजेज फॉर्म किए। तो ये सभी फोल्डेड माउंटेन्स के में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑफ सिंहभूम, छोटा नागपुर प्लेटू एंड ट्रिब्यूटरीज इन पेरिस बेसिन इन फ्रांस। देन व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न? ये मेनली गिरनार हिल गुजरात में मिलता है और मेकिर हिल्स ऑफ आसाम में मिलता है इन इंडिया, और कुछ अमरकंटक हिल्स से निकलने वाली नदियां जैसे नर्मदा, सोन महानदी, वो भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक मिड पॉइंट है,
इस मिड पॉइंट से विच इज द समिट ऑफ दिस पहाड़ या वोल्केनो, उस समिट से बाहर की ओर सारी नदियां मूव कर रही हैं। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा वो कहलाएगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका जो अगर आप किसी जगह इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को देखते हैं तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ बीच में एक उठा हुआ पार्ट है, एक हाई रेंज है, आइदर आइसोलेटेड हिल है, और इट कैन बी ए वोल्केनिक माउंटेन। तो ये इसका जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है। डोम स्ट्रक्चर है। उसके बाद पैरेलल, तो कभी आपने प्लेट में कुछ पानी की बूंदें गिराकर देखी हैं? जब आप प्लेट को टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे करके उस प्लेट के सहारे नीचे की ओर मूव करता है। तो देखेंगे कि धीरे धीरे पानी मूव किया, वो अप्रॉक्स पैरेलल एक दूसरे के मूव करता है और जाकर के दूसरे के साथ मैच करता है थोड़ी देर के बाद। तो उसी तरह से अगर मॉडरेट टू हाई रीजनल स्लोप का एरिया है तो एलोंगेटेड पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करता है। रिवर्स ऑफ लेसर इन हिमालय shows the example of parallel drainage pattern, and the rivers of Western Ghats, which also flows in the Arabian Sea, is the example of parallel drainage pattern. Then deranged drainage pattern. Deranged यानी मतलब क्या है, अरेंज नहीं, डिरेंज्ड। तो वो ऐसे है कभी कहीं बेसिन फॉर्म किया, उसमें आकर के अलग अलग जगह से स्ट्रीम्स मूव किया। तो ये कैसे फॉर्म कर सकता है, इसका जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है? तो पुराने किसी जमाने में वहाँ आइस शीट होगा, पूरे बड़े आइस शीट, जैसे कहते हैं कि बहुत बार जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से आइस से घिरा हुआ था। गोंडवाना रॉक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई पढ़ते हैं कि टालचेट फॉर्मेशन जो है वो मेनली ग्लेशियोजेनिक फॉर्मेशन है। तो वो ग्लेशियर पूरी तरह से कवर कर लिया था अर्थ क्रस्ट को, और जब वो ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ तो कहीं कहीं जहाँ बेसिन मिला वहाँ उसने लेक फॉर्म किया, और वहाँ रिवर उस तरह से, और बाकी सारे इलाके में नॉर्मल रिवर फॉर्म किया। तो इसका एग्जांपल है हमोकी सर्फेसियल डिपॉजिट्स, डेफिनेटली स्कार्ड और डिप्लेटेड बेड रॉक, रिसेंट वोल्केनिज्म एंड लाइमस्टोन सॉल्यूशन, परमाफ्रॉस्ट रीजन, ये सभी जगह इसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ये देखिए, एरियाज रिसेंटली डिस्टर्ब्ड बाय इवेंट्स लाइक ग्लेशियर डिपोजिशन और वॉल्केनिक एक्टिविटी इन फ्रेशली मॉडिफाइड सरफेसेज। तो एक सरफेस है, वहाँ पर ग्लेशियर डिपोजिट्स और वॉल्केनिक डिपोजिट्स से कुछ हिंड्रेंस पैदा हुआ, तो रिवर को जहाँ से मौका मिला उधर से मूव किया और एक बेसिन में अपना पानी डिपॉजिट कर दिया। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, ये क्या है, एक रिंग की तरह शेप में होता है। इसमें ये इसका जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है, तो ये इस तरह से एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। डोम टाइप में पहले तो रिवर डोम के साथ इस तरह से मूव कर रही है, मतलब उसके ऊपर ही, उसके बाद जहाँ जहाँ उसको एरिया मिल रहा है वहाँ वो नीचे की ओर मूव कर रही है और सेकेंड टेरेस पर चली जा रही है, थर्ड, इस तरह से करके बाद में वो आउट हो जाती है। इस तरह के पैटर्न को एनुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो व्हाट इज द इट्स जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन? देन इट शोज ए स्ट्रक्चरल डोम और बेसिन टाइप स्ट्रक्चर और इम्पैक्ट क्रेटर्स, इग्नियस इंट्रूजन, यहाँ इग्नियस इंट्रूजन हुआ होगा तभी तो ये डोम टाइप का बन गया ना, तो वो उस तरह के भी स्ट्रक्चर को ये शो करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो
They are not very common in India, but it is found in Pittorgarh, Uttarakhand, and Nilgiri Hills in Tamil Nadu and Kerala. Then angular नाम से ही लग रहा है एंगल दिए हुए होगा, यानी ये हाई एंगल से मैच कर रहा है जो रिबन है। तो वो रेक्टेंगुलर का तो एक पार्टिकुलर टाइप होता है ना, वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा था, लेकिन एंगुलर में हाई एंगल से ये ओरिजिनल मेन स्ट्रीम के साथ मैच कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये रिवर ऐसे आया, उसके बाद वो हाई एंगल से मैच किया। इस तरह से नहीं कि रेक्टेंगल फॉर्म किया फिर वो मैच किया, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो फॉल्ट और जॉइंट वाले एरिया में फॉर्म किया था, लेकिन इसका जो जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है ये उस एरिया में फॉर्म करता है जहाँ सुपरिम्पोज्ड स्ट्रक्चर हो, यानी एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉर्म किया है, एक मान लो फोल्डेड टाइप का स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है और उसके बाद उस पर सेकेंड फोल्डिंग हो गया। तो उस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो रिवर है वो हाई एंगल लेते हुए एक दूसरे के साथ मैच करेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम वन डिफॉर्मेशन इवेंट or superimposed structures from multiple deformation events. What are the examples of the angular drainage pattern? Then Victoria Falls, जो जाम्बेजी रिवर जिम्बाब्वे में मिलती है, वो इस तरह का एग्जाम्पल शो करती है। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये हैं सेंट्रीपिटल। तो आप लोगों ने जब फिजिक्स में फोर्स पढ़ा था तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर के अंदर की ओर लगती है। ड्रेनेज पैटर्न में भी सेम कॉन्सेप्ट है, वो जो रेडियल बाहर की ओर निकल रही थी ये उसके अपोजिट है, वो अंदर की ओर आ रही है। अंदर की ओर कब आएगी? जब वहाँ कोई बेसिन होगा, गहरा जगह होगा जहाँ पर स्लोप अंदर की ओर मूव कर रहा, तो ये स्लोप कैसे फॉर्म करेगा? या आइदर बाय कल्डेरा और बाय इम्पैक्ट क्रेटर। इम्पैक्ट क्रेटर यानी जो उल्का पिंड है वो किसी जमीन पर समतल जमीन पर टकराया और वहाँ एक गड्ढा जैसा बना दिया, तो उसके बाद जो नदियाँ हैं वो अंदर की ओर स्लोप की ओर मूव की, तो यहाँ सेंट्रीपिटल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। इसके एग्जाम्पल हैं जो लोकटक लेक इन मणिपुर। देन व्हाट इज द बार्क ड्रेनेज पैटर्न? हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि रिवर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रिब्यूटरीज भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, देखिए, है ना। लेकिन बार्क ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि रिवर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, ट्रिब्यूटरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिवर का डायरेक्शन इस ओर है तो ट्रिब्यूटरीज का डायरेक्शन इस ओर है। इस तरह का जो हुक टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ये कहलाता है बार्क ड्रेनेज पैटर्न। सो व्हाट इज द जियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस फॉर बार्क ड्रेनेज पैटर्न? तो ये रिवर पायरेसी को शो करता है, यानी एक रिवर दूसरे रिवर को, रिवर का पानी चुरा लिया बिकॉज ऑफ हाई पावर और क्रॉस कटिंग और any possible reasons. There are several possible reasons for river piracy. This what are the examples of this? Then there is Arun river in Nepal. It is a tributary of Kosi. तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स पढ़े वो अकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न के एग्जाम्पल्स थे, यानी ये ड्रेनेज पैटर्न स्लोप के साथ मूव कर रहे थे और जियोलॉजी के साथ चल रहे थे, इनका रिलेशन था स्लोप के साथ, मतलब जैसे इनको डायरेक्शन मिला उसी के अनुसार वो चल रहे थे, वो उसका कुछ भी अपोजिशन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आ गए ये बागी टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स। इसमें कौन कौन से आते हैं डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में?
एंटीसीडेंट रिवर्स। तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि पहले से नदी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ। अपलिफ्टमेंट होने की वजह से यहाँ ऊपर हो गया, बकलिंग जनरेट हुआ इसके सरफेस में। लेकिन चूंकि वो नदी पहले से मूव कर रही थी तो वो जैसे जैसे बकलिंग होना शुरू किया उसको वो इरोड करता चला गया। इरोजन की वजह से वहाँ एक बहुत ज़्यादा वैली फॉर्म किया और रिवर ने अपना रास्ता नहीं बदला। हालांकि स्लोप इस ओर इस डायरेक्शन में है और दूसरे ओर अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन रिवर यहाँ भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल को एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो these are the examples of antecedent drainage patterns, the Indus, सतलज, गंगा, घाघर और गंडक, क्योंकि ये सभी बहुत पुरानी नदियां हैं और कहीं कहीं अपलिफ्टमेंट होने से पहले से ये मूव कर रही थी, तो बाद में अपलिफ्टमेंट हुआ तो भी उसको इरोड करते चली गई, तो ये एंटीसीडेंट। व्हाट इज द सुप्रीम पोस्ट? सुप्रीम पोस्ट मतलब क्या होता है, एक के ऊपर लाद दिया गया दूसरे। तो यहाँ ये जो प्लेनर सरफेस आप देख रहे हैं, इस प्लेनर सरफेस के ऊपर से ये रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक। ये रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर क्या हुआ कि जो सेवरल फ्लडिंग कंडीशन हुआ तो ये पूरे एरिया को उसने वॉश आउट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो ये ओल्डर रॉक्स था नीचे, जो इस तरह से एक फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में है, और यंगर रॉक्स जो कि प्लानर फॉर्म में है, वो यंगर रॉक्स को कट कर दिया और अब ओल्डर टेरेन में मूव करने लगा। हालांकि नदी नहीं है क्योंकि वो पहले वो यंगर प्लेट पर मूव कर रही थी, लेकिन उसने इतना इरोजन किया कि अब वो ओल्डर टेरेन में आ गई। इस तरह के रिवर को सुपरइम्पोज्ड रिवर पैटर्न कहते हैं। तो ये क्या चीज शो करता है कि एक्सेस इरोजन ऑफ न्यू sediments and it reached to the sediments of older age. So these are my references. If you want to know more about the drainage patterns, then this is a very good article.